माफियाओं पर सख्त हुई योगी सरकार। मुख्तार और अतीक पर योगी की कार्रवाई। अवैध संपत्तियों पर कानून का शिकंजा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों प्रदेश के माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में अपराधियों को कड़ा संदेश देने और सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब तक कई माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जारी भी है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को गिराकर राज्य सरकार उनके साम्राज्य को धीरे धीरे ध्वस्त कर रही है। लखनऊ, प्रयागराज, मऊ और गाजीपुर में प्रशासन अतीक और मुख्तार की निजी संपत्तियों के साथ उनके गुर्गों की काली कमाई से खड़ी की गई इमारतों को नोटिस देकर गिराने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले करीब 2 महीनों की कार्रवाई में सरकारी अमले ने अतीक गैंग और मुख्तार गैंग को लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम जनपद गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बेटों के नाम FIR के साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे पहले आपको पूर्वांचल लेकर चलते हैं। पूर्वांचल के मऊ और गाजीपुर समेत कई जिलों में अपनी धौंस के बल पर अपराध, ठेकेदारी और राजनीति में धाक जमाने वाले मुख्तार अंसारी को कमजोर करने के लिए शासन और प्रशासन ने कानूनी डंडा चलाया है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दशकों पहले पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार को पता था कि सिर्फ अपराध करके वो ज्यादा लंबे वक्त तक टिका नहीं रह सकता, इसलिए पैसा कमाने के लिए उसने ठेकेदारी और ताकत कमाने के लिए राजनीति को चुना। 90 के दशक में रुंगटा अपहरण और हत्या ने मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली बना दिया। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, हफ्ता वसूली समेत कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए। इस वक्त हम खड़े हैं महुआ बाग इलाके में, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी की होटल गजल होटल ठीक हमारे पीछे है। और इसी होटल को गिराने के लिए SDM कोर्ट ने 8 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था, जिसमें 1 सप्ताह का उनको समय दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर वो स्वयं गिरा ले, नहीं तो इसे प्रशासन द्वारा गिराया जाएगा। हालांकि इसके बाद मुख्तार अंसारी एंड उनके टीम के द्वारा जो है हाई कोर्ट का सहारा लिया गया और हाई कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए 1 सप्ताह का समय दिया। और उसके बाद एक दूसरे याचिका पर पूरे प्रदेश में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही थी उस पर जो है उस यूपी सरकार को रोक लगाने की बात कही गई है। मुख्तार अंसारी का दबदबा ऐसा था कि पूर्वांचल में उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यही वजह है कि एक के बाद एक मामले दर्ज तो हुए, लेकिन किसी में सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए योगी सरकार अब मुख्तार के वर्चस्व को खत्म करने के लिए लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के परिवार और उसके सहयोगियों की संपत्तियां गिराई जा रही हैं। साथ ही दर्जनों हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गाजीपुर और मऊ में कुल मिलाकर अब तक 6 संपत्तियां गिराई गई हैं। इसके अलावा कुछ सीज भी हुई हैं। इस तरह अब तक मुख्तार को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। इस वक्त हम लाल दरवाजे इलाके में खड़े हैं और हमारे पीछे मुख्तार अंसारी का वही अपार्टमेंट है, जिसे खुद पिछले दिनों उनके लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। कारण ये था कि इन्होंने जिस हिसाब से मास्टर प्लान में अपना नक्शा पास करवाया था, उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने निर्माण कराया था। तब मास्टर प्लान ने इनको नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में जो है अवैध निर्माण को तोड़ने का 1 हफ्ते का समय दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने खुद अपने उस अवैध निर्माण को तोड़ डाला था। अनिल कुमार। गाजीपुर में हवाई पट्टी की जमीन पर अवैध कब्जा करके मुख्तार के गुर्गों ने वहां हॉट मिक्स प्लांट लगाया था। सबसे पहले 22 जून 2020 को उस हॉट मिक्स प्लांट की दीवार को गिराया गया। इसके बाद एक अवैध पुल को गिराकर प्रशासन ने मुख्तार और उसके चेलों को कड़ा संदेश दिया।
फिर मुख्तार की पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन पर बन रहे कॉम्प्लेक्स को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कॉम्प्लेक्स पास नक्शे से बढ़कर बनाया जा रहा है। इस नोटिस के बाद मुख्तार के परिवार ने खुद ही अवैध हिस्सा गिरवा दिया। इसके अलावा गाजीपुर शहर में होटल गजल को भी नोटिस दिया गया है। होटल गजल सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए जाने का आरोप है। इस इमारत पर अभी नोटिस लगाया गया है। फिलहाल ये तय नहीं है कि इसको प्रशासन गिराएगा या इसको सीज किया जाएगा। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में कार्रवाइयाँ चलने लगी, गाजीपुर में सबसे पहले कार्रवाई इसी अंधऊ हवाई पट्टी पर हुआ था, जहां पर उनके कुछ गुर्गों के द्वारा जो है मिक्सर प्लांट लगाकर जो अवैध रूप से कार्य किया जा रहा था। और यह जिला प्रशासन जो है जून माह के लास्ट सप्ताह में कार्रवाई कर जो है इनके गुर्गों से इस जमीन को खाली कराने का कार्य किया था। अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी, गाजीपुर। मऊ जिला मुख्तार के सबसे ज्यादा प्रभाव वाला जिला रहा है। यहाँ भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मऊ में टाइगर नाम के मुख्तार के गुर्गे की अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने को प्रशासन ने गिरा दिया। ये बूचड़खाना मानसा नदी के किनारे बनाया गया था। इसके अलावा मऊ शहर में सिटी मेगा मार्ट को प्रशासन ने सीज करने की कार्रवाई की है। ये मेगा मार्ट मुख्तार के सहयोगी का है। बताया जा रहा है कि मुख्तार के काले कारनामों के दम पर कमाई गई ये मेगा मार्ट तैयार किया गया है। ऐसे में इसको सीज कर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक जमीन के कब्जे को लेके एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें 5 लोग नामजद हैं और इन 5 लोगों का न्यायालय से एनपीडब्ल्यू भी प्राप्त किया गया। उनके एनपीडब्ल्यू जो इशू हुए हैं उसमें विवेचक द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है और विवेचक के आख्या के आधार पे अन्य टीमें भी उनको मदद करने के लिए गठित की गई है, जिसमें कि जो थाना है वहाँ का मुकदमा है वो थाना छोड़कर अन्य 2 थानों की टीमों को भी उसको मदद करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा एसओजी और सर्विलांस की जो हमारी टीम है उनको भी कहा गया है कि विवेचक को इस एनपीडब्ल्यू की कार्रवाई के लिए मदद करें। तो इस मुकदमे में जो नामजद अभियुक्त है 5 अभियुक्त नामजद है। इनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी भी है, 2 साले भी है और अन्य 2 अभियुक्त है। इनके लिए जो एनपीडब्ल्यू इशू हुआ है न्यायालय से उसके तामीला के लिए सब। सर, तो कितनी टीमें गठित की गई हैं? इसमें जो थाना है वो थाने की टीमें मिलाकर अन्य 2 थानों की टीमें और एसओजी सर्विलांस, इस तरह 5 टीमें मिलाकर। मऊ जिले में जिस छोटे लाल गांधी की शिकायत पर ये सब कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा कि वो इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं। गांधी ने बताया कि कैसे पहले उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती थी, कैसे कोई भी मुख्तार के खिलाफ बोलने से बचता था, कैसे प्रशासन मुख्तार के नाम पर चुप रहता था। लेकिन अब डीएम और एसपी ने सरकार के निर्देश पर मुख्तार और उसके गुर्गों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटे लाल गांधी ने कहा कि एक बार उन्हें शिकायत न करने के लिए पैसों का ऑफर दिया गया था। हालांकि गांधी ने मुख्तार के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मौत सभी को आनी है, इसीलिए मुख्तार से क्या डरना। मऊ के जिस छोटे लाल गांधी की एप्लीकेशन पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, वो छोटे लाल गांधी आज बहुत खुश है। हालांकि छोटे लाल गांधी ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि मुख्तार के अंसारी पर कार्रवाई होने से वो बहुत खुश हैं। हालांकि आपको बता दें कि छोटे लाल गांधी इससे पहले भी कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं डीएम एसपी भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करने में कतराते रहे, लेकिन योगी सरकार आते ही जब छोटे लाल गांधी ने एप्लीकेशन देना शुरू किया तो कार्रवाई होनी शुरू हो गई। फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी छोटे लाल गांधी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने मुख्तार अंसारी जब सपा की सरकार थी तो उस समय 2016 में ठाकुर जी की भूमि उसने कब्जा किया मॉडर्न स्कूल के पास, गणेश दत्त मिश्रा, पहले यूनिवर्सिटी के नाम पर कब्जा किया और उसके बाद गणेश दत्त मिश्रा उसको प्लाटिंग करके बेचने लगा। हमने एप्लीकेशन दिया 2016 में और 2016 के पहले जब हम डीएम और एसपी के यहाँ जाते थे तो मेरी लंबाई चौड़ाई नापते थे कि मुख्तार जो है 6.5 फुट का, छोटे लाल गांधी जो है 4.5 फुट का, इसकी लड़ाई ध्यान नहीं देते थे। मैं जब हमारे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जोगी सरकार में आए, जब ठाकुर जी की भूमि बेचने लगा करोड़ों रुपया के हिसाब से, तो हमने एप्लीकेशन दिया कि साहब हमारी धार्मिक भूमि जो है ठाकुर जी की कब्जा कर रहा है, तो उस पर FIR 60 आदमी पर हुआ, गणेश दत्त मिश्रा सहित। उसके बाद अनुसूचित जात का नेता बनने वाला मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी का नेता, दलित शोषित समाज का
उस दलितों का ज़मीन जो है, चमारों का, धोबियों का जो है 5 बीघा कब्जा किया था अपने अतला के बल पर। उसके खिलाफ जब हमने कार्रवाई के लिए दिया रैनी में, तो उस पर उनके पत्नी आफता अंसारी सहित उनके 2 सालों पर और 5 आदमी पर FIR दर्ज हुआ और उसके बाद वो फरार हैं और 25,000 रुपया का उन सबों पर इनाम घोषित हुआ। उसके बाद रफ़ीक अहमद टाइगर जो यहाँ स्लाटर हाउस तमसा नदी पर था अवैध रूप से, उसके खिलाफ हमने डीएम से जब बात की तो उसको तोड़ के गिरा दिया गया। जो भी कार्रवाइयाँ हुई है वह छोटेलाल गांधी के अलावा कोई देने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि सारे लोग डरते हैं उससे। इससे पहले भी आपने एप्लीकेशन दिया था, उस पर 2016 से पहले से हम एप्लीकेशन देते हैं। हम एप्लीकेशन डरने से न मुख्तार से डरते हैं, हम तो सही बात कहने के लिए पैदा ही हुए हैं। क्या उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता था। मैं मजबूर था, लेकिन क्या करूं, मैं लिखना पढ़ना हमारा काम है। जब जोगी जी की सरकार आई और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, अनुराग आर्या SP आए, तब कार्रवाई करना शुरू किया। और सबसे पहले ठाकुर जी के भूमि पर FIR हुआ, फिर रैनी पर FIR हुआ, फिर स्लाटर हाउस तोड़ा गया। तमाम जो कार्रवाइयाँ हुई। तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमारा जन्मजात जो हमारा जन्म हुआ है ऐसी धरती पर, गाजीपुर में सैदपुर तहसील है, जहाँ की धरती बहादुरों की धरती है। मैं उस धरती का पैदा हूँ और मैं मुख्तार नहीं, मुख्तार मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मुख्तार को कि उसके आका की हिम्मत नहीं कि नंदगंज के भीतर घुस जाए, और उस धरती का मैं लाल हूँ। यहाँ हमारी कर्म भूमि है। वो भी तो गाजीपुर के, ये मुख्तार भी। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के, हम भी गाजीपुर के, लेकिन सैदपुर तहसील के रहने वाले। मैं मखदूमपुर गांव का निवासी हूँ और गाजीपुर का ब्लड में ये जो है नपुंसकता नहीं है, लड़ने का जज्बा होता है। आपको कई बार पैसे भी भेजे गए थे? हाँ, गणेश दत्त मिश्रा ने जो है उस पर 50 लाख, क्योंकि वो जमीन लगभग 20 करोड़ की थी। और सोचा कि छोटेलाल गांधी को 10, 20, 50 लाख देकर इसको जो हटा दिया जाए कि आप हट जाइए, शिकायत मत करिए। हमने उसको भगा दिया, कहा कि पिस्टल अंदर डाल दूंगा जो पिस्टल दिखाते हो। जब मैं FIR कराया तो पिस्टल लेके भागा, आज तक पता नहीं। मैं पैसा से के लिए नहीं पैदा। तो क्या खुश हैं आप? हम खुश हैं। हाँ, हम अपने जिलाधिकारी अनुराग आर्या SP और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की कार्रवाई से मैं बहुत खुश हूँ। आज जोगी की सरकार में जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि माफिया जो है किसी जात संप्रदाय के नहीं होते हैं। वह केवल, आज तो मऊ में तमाम भूमाफिया हैं जो पोखरा पोखरी तमाम गरीबों की जमीन विवादित खरीद कर बेचने का काम कर। यही गणेश दत्त मिश्रा दयाबन में कम से कम 50 बीघा गरीबों की जमीन हड़का कर और उसको प्लाटिंग करके बेच दिया, प्लाटिंग करके बोर्ड लगा के बेचता है और मुख्तार को पैसा देने का काम करता है। तो आप थे समाज सेवी छोटेलाल गांधी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूं और मुख्तार से मैं डरता नहीं। मुख्तार या मुख्तार के आका आ जाएं तो भी मैं उनसे डरता नहीं, और मुख्तार की हिम्मत नहीं है कि जो हमारे सैदपुर तहसील में आकर हमें धमका सके। साथ ही छोटेलाल गांधी ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से बहुत खुश है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सिटी। 2009 में मऊ के A ग्रेड के ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके सहयोगी राजेश राय की हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुख्तार गैंग पर, लेकिन मुकदमा होते हुए भी कोर्ट ने 3 आरोपियों को छोड़ मुख्तार समेत अन्य सभी को बरी कर दिया। इसके बाद बन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह हाई कोर्ट पहुंचे और अब तक कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार भी हाई कोर्ट गई थी। ये मामला अभी विचाराधीन है। ऐसे में अशोक सिंह का कहना है कि मुख्तार गैंग पर कार्रवाई बहुत जरूरी थी जो राज्य सरकार अब कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि मुख्तार पैसों के लिए अपनों को भी मार सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना रसूख बढ़ाने के लिए अपराध, ठेकेदारी, अवैध वसूली, राजनीति करता रहा है। कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त अशोक सिंह ने बताया कि मुख्तार ठेकेदारों से पैसे वसूलता था और मना करने पर वही हश्र करता था जो उनके भाई बन्ना सिंह का उसने किया। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब के CTV। 2009 में मऊ के A ग्रेड के ठेकेदार मन्ना सिंह की और उनके सहयोगी राजेश राय की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप मुख्तार गैंग पे लगा। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोर्ट ने 3 लोगों को छोड़कर मुख्तार सहित सभी को बरी कर दिया। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मन्ना सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह जी। कोर्ट ने मुख्तार सहित सभी को बरी कर दिया, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, इसको कैसे देखते हैं? और आप अभी भी हाई कोर्ट से मुख्तार कर रहे हैं?
कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां नहीं की जाती हैं, लेकिन तीन लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास दिया, शेष को छोड़ दिया। पूरा प्रदेश जानता है कि किसने हत्या करवाई और किसने की। करने वालों को दिखाया गया कि ये शूटर हैं, किराए के शूटर हैं। शूटरों से मेरी क्या दुश्मनी है, मेरे परिवार क्या दुश्मनी है? वो तो हायर किए गए थे ना। तो हायर किनके द्वारा किए गए थे? मुख्तार अंसारी को दिक्कत थी, उनको उनके ठेके में हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त था, उनको 20% 25% के हिसाब से हर काम में उनको पैसा चाहिए था। वो मेरे भाई नहीं देते थे। वे मेहनत से कमाते हैं, पैसा लगाते हैं तो 2 पैसे उसमें से कमाते हैं, क्यों आपको गुंडा टैक्स तो नहीं देंगे? इसी नाते उन्होंने हत्या करवा दी और कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। मैं इस फैसले के खिलाफ, जो फैसला यहाँ जिला जज महोदय के यहाँ से आया था, उस फैसले के खिलाफ अपील में गया हाई कोर्ट, और उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार भी हाई कोर्ट गई। दोनों फैसले, दोनों अपीलें एक साथ स्वीकृत हो गई, एक साथ ज्वाइन कर ली गई हैं। थोड़ा सा कोरोना की वजह से इधर जो है चालू नहीं, और वो मुकदमा भी चालू हो जाएगा। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि मुख्तार के खिलाफ आपको भी कुछ वक्त आ सकते हैं? यह तो अपराधी, इनके पास तो एक ही चारा होता है कि आदमी को धमकावे, खरीदे, दोनों से न जब पार पावे तो फिर हत्या कराए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का इतिहास उनको पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लेना इतिहास हमारा। रक्त शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, ढल लड़ते थे, तब क्षत्रिय कहलाए हैं। तो छात्र धर्म जो है, दूसरे को सुरक्षा देने के लिए, क्षत्रिय कोई जात नहीं होती है, धर्म है क्षत्रिय। डर, पहले हम अकेले थे, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की परिवार के हम सदस्य हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अटल जी कहा करते थे कि कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। तो हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज नहीं कल विजय हमारी होनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार आते ही मुख्तार पे लगातार कार्रवाई शुरू होने लगी है? अन्य राजनीतिक पार्टियों में या अन्य सरकारों में मुख्तार पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या लगता है आपको? यह लोग उसी दृष्टिकोण से देखते थे, अपराधियों को प्रश्रय दिए हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। बसपा की गवर्नमेंट थी, मुख्तार अंसारी को पहली बार राजनीतिक चोला बसपा ने उठाया। मायावती जी आई थी बनारस में, उन्होंने मीटिंग की, इनको जेल से जमानत हुई, ये गए और इनको Z+ की सुरक्षा दी गई। बताइए, इस तरह अपराधियों को महिमा मंडित किया जाएगा तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अपराध करेंगे, उनको तो खुली छूट मिल गई। इसी तरह आपको भी पता होगा कि अखिलेश यादव जी ने जब इन लोगों को पार्टी से निकाला था तो अफजाल अंसारी ने क्या क्या नहीं कहा था उनको। उसके बाद वही अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभा कराकर उनकी जो है यहाँ गाजीपुर में प्रचार करते हैं। तो यह राजनीतिक गिरावट जो आई है, राजनीति में भी आई है, हम लोगों में भी आई है। अपराधी तो अपराध उसके लिए बने ही हैं, अपराध करने के लिए। उनको किसी तरह पैसा चाहिए, चाहे हत्या करके लेनी हो, धमका के लेनी हो, चुनाव लड़ के लेनी हो, चाहे जैसे लेना हो। तो हम गिरावट तो राजनीति में भी आई है। तो इसी तरह के दल के लोगों ने इस तरह का काम किया कि लोगों को बढ़ावा दिया। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, पूज्य योगी महाराज जी जब से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, तब से अपराध जो है शून्य के बराबर हो गए। आप कहीं नहीं सुनेंगे कि अपहरण हो रहा है, पैसे के लिए किसी पर दबाव बनाया जा रहा है, किसी का मकान कब्जा कर लिया जा रहा है। ठेकेदारी में केवल अपराधी घुसे हुए थे, उनके मर्जी से हम ठेके लेते थे, उनके मर्जी से छोड़ते थे। सारे कार्य बंद हो चुके हैं इधर 3 साल के कार्यकाल में। तो आपको क्या लगता है कि गाजीपुर से दुश्मनी आपके भाई चली आ रही है या मऊ आने के बाद तो दुश्मनी भी चली? देखिए, मेरे भाई की दुश्मनी किसी से नहीं थी और मुख्तार की दुश्मनी भी किसी से नहीं थी। मुख्तार अंसारी वो पैसा प्रिय है, पैसे के लिए कुछ भी करना। उनको बताया, उनके परिवार की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने शौकिया अपराध शुरू किया, अपना सिक्का जमाने के लिए अपराध जगत में और पैसा कमाने के लिए। मेरे भाई से उनको क्या दुश्मनी थी? मेरे भाई यहाँ ठेकेदारी करते थे, वो आए यहाँ विधायक हुए, कोई मतलब ही नहीं था। और विधायक हुए, फिर PWD पर बैठने लगे, उनको लगा कि भाई बहुत अच्छी जगह है तो इसमें से अब शुरू कर दें। तो उन्होंने
जितने ठेकेदारों थे अपने हिसाब से काम बांटना शुरू किया और पैसा लेना शुरू किया। इन्होंने इसका विरोध किया। इस नाते इन्होंने पहले धमकी दिलवाई मुख्तार अंसारी ने अनुज कनौजिया से, सीधे अपने न देकर उनसे करवाई। उसके बाद सुरक्षा मिली थी कुछ दिन तक, फिर सुरक्षा हटा दी गई, हत्या करवा दी। तो जिस तरह से मुख्तार में कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? यह तो दृढ़ संकल्प है। जब महाराज जी ने, पूज्य योगी जी ने जब शपथ लिया तभी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराधी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं और या तो तैयार रहें जेल जाने के लिए, अंदर जाएंगे, और नहीं सुधरेंगे तो ऊपर जाएंगे, और उनका कोई तीसरा स्थान नहीं। तो क्या लगता है मुख्तार के 2005 से जेल जाने के बाद मऊ में क्या अवैध वसूली बंद हो गई है, धमकाना बंद हो गया है? 2005 के बाद नहीं बंद हुआ है। 2017 में जब पूज्य योगी जी की सरकार बनी है उसके बाद से अंकुश लगना शुरू हुआ। उसके पहले तो मछली मंडी का देख ही रहे थे, चल रहा था। बताइए, गरीब आदमी पैसा लगाकर मछलियाँ लाता है, 2 पैसे उससे कमाता है, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। हर जगह तो कब्जा कर ही रखे हैं, टावर कब्जा कर रखे हैं, सिंचाई विभाग कब्जा कर रखे हैं, पीडब्ल्यूडी कब्जा कर रखा है, आपने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, गुंडा टैक्स लेते ही हैं और लोगों से। कम से कम गरीब आदमी को तो छोड़ दिए होते, वहाँ भी नहीं छोड़े, वहाँ भी लोग शुरू कर दिए। पूरे पूर्वांचल में इनका रैकेट चलने लगा। इनके लोग मछली का रेट खोलते हैं, पैसा लगा कर रोल आएंगे, रेट एक खोलेंगे। मान लीजिए 50 रुपये की मछली है तो इनके लोग रेट खोलेंगे 60 रुपये, 70 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये, 5 रुपये जो भी है उनके खाते में जाएगा। जनता खरीदने वाली मारी जाएगी, महंगा सामान उसको मिलेगा। और तो क्या लगता है 2017 के बाद अब तक मुख्तार की कितनी संपत्ति पर तक कार्रवाई हो चुकी है, कितने का नुकसान मुख्तार कब तक हुआ होगा? मुख्तार का व्यक्तिगत नुकसान मऊ में तो अभी कुछ नहीं हुआ है। केवल एक जो उन्होंने गोडाउन जो बना रखा था उसकी बाउंड्री गिराई गई थी और उस पर FIR दर्ज हुआ था। मुख्तार का व्यक्तिगत अभी मऊ में कोई नुकसान हमारे समझ से नहीं हुआ, उनके लोगों का हुआ है। मुख्तार का अभी कोई व्यक्तिगत नुकसान प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं हुआ है। उसके अलावा तो क्या मुख्तार पर कार्रवाई करने के लिए आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? भाई, हम अधिकारियों से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और सरकार की भी मंशा है और DM और SP महोदय दोनों लोग अच्छे अधिकारी हैं, दोनों लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। नियमानुसार जो कार्रवाइयाँ होनी है वो लोग करेंगे और निश्चित करेंगे। तो आप थे मन्ना सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा मुख्तार को सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और साथ ही ये भी कहा कि मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का अब तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उनके सहयोगियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। फिलहाल मुख्तार पर कार्रवाई के लिए मन्ना सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह अधिकारियों से कर रहे हैं मुलाकात, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब के सिटी। अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। 5 बार के विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद रह चुके अतीक अहमद के खिलाफ योगी राज में अब जमकर कार्रवाई हो रही है। अतीक के पुश्तैनी मकान के अलावा उनके ननिहाल की, ससुराल की और गुर्गों की संपत्तियां अब तक गिराई जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अब तक हुई कार्रवाई में अतीक को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 5 बार के विधायक और 1 बार के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज प्रशासन का बुलडोजर चला है, और बता दें तकरीबन अब तक 350 करोड़ से ज़्यादा की उनकी जो अवैध संपत्तियां थीं या उन्होंने गलत तरीके से वो संपत्तियां बनाई थी उसको ज़मींदोज़ किया गया है। प्रशासन ने कई संपत्तियों को अपने नाम भी लिया है, जो स्टेट लैंड की ज़मीन पर अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य बना के रखा था। ऐसे में अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार प्रयागराज प्रशासन अतीक पर कार्रवाई कर रहा है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध व बेनामी संपत्तियों को पिछले कुछ समय से प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। अब तक अतीक की 11 इमारतों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है, जबकि 10 प्रॉपर्टीज को सीज कर उन्हें जब्त किया गया है। दरअसल पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार ने प्रयागराज में तमाम जगहों पर संपत्तियां बना रखी हैं। खुद अतीक के पुश्तैनी मकान को गिराकर प्रशासन ने अपना इरादा साफ कर दिया है। इसके अलावा उसके दफ्तर, हाई कोर्ट के पास की 2 इमारतें और ननिहाल की इमारत समेत अब तक 11 इमारतों को गिराकर ध्वस्त कर दिया गया है। कहते हैं कि हर इंसान को विरासत में अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे में
अतीक अहमद को भी विरासत में मिला तो सिर्फ अपराध, क्योंकि इनके पिताजी भी एक अपराधी थे और 1983 में एक मामला भी दर्ज हुआ था। अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद पर भी कई दर्जनों मुकदमे जो है वो प्रयागराज से लेकर के मुंबई तक दर्ज हैं। ऐसे में योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर भी कार्रवाई की गई। उनके जितने भी रिश्तेदार थे जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया था या फिर उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई थी, उन पर भी बुलडोजर चला। तो हम ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद के साथ साथ उनके जो करीबी थे, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे और जहाँ जहाँ प्रयागराज में संपत्तियाँ थीं गलत तरीके से, वहाँ पर सरकारी बुलडोजर चला है। तो ये बात तो तय है कि जब तक योगी सरकार रहेगी, अतीक अहमद की ऐसी चिन्हित संपत्तियों पर जांच होगी और गलत पाए जाने पर अतीक अहमद पर संपत्तियों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर व्रता, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद 5 बार विधायक भी हैं। वो कभी पंडित नेहरू की सीट रही फूलपुर से सांसद भी रह चुका है। वो सियासत का माहिर खिलाड़ी है, लेकिन साथ ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह भी है। वो एक ऐसे इंटर स्टेट गैंग का सरगना है जिसमें 121 एक्टिव मेंबर हैं। उसकी हिस्ट्री शीट भी खुली है, तो साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड की लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिलहाल गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक के खिलाफ अब भी 50 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। उसका भाई भी जेल की सलाखों के पीछे है, तो बेटे उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तकरीबन 55 बरस के अतीक के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल की थी। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की सीट वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई और वो माननीय विधायक बन गया। इसके बाद सिटी वेस्ट सीट से ही 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीतता रहा। पहला 3 चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता, तो 1996 का समाजवादी पार्टी के टिकट और 2002 का डॉक्टर सोहनलाल पटेल के अपना दल से। साल 2004 में फिर से समाजवादी पार्टी में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वो मुलायम सिंह की इसी पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसे हर जगह कामयाबी मिली। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजू पाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजू पाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजू पाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। सूरजपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनाव में तो उसकी जमानत जब्त हो गई।
ऐसा नहीं है कि सफेद पोश बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर ली हो, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई गईं, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए गए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया गया। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेद पोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए। महंगी गाड़ियों के काफिले और असलाहधारियों की फौज के साथ जब वो सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के डॉन सरीखा नजर आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अतीक अहमद इंटरस्टेट गैंग का संचालक है। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। उसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलहों का जखीरा है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। शहर के खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीट का नंबर 53A है। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती राज में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा वो मुकदमे भी शामिल हैं जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर बाद में स्पंज कर दिया गया था। बड़ी संख्या में उसके मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में तमाम मुकदमों में वो बरी हो चुका है। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिल सकी है। मौजूदा समय में भी उसके खिलाफ 53 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें 42 मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि 11 मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।